नमस्कार। आज ये 8 क्लास का मेरा पहला क्लास है। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस 8 जो क्लास में है उसमें लेकर आए हैं संविधान के बारे में, जो क्लास 8 के पॉलिटिकल का चैप्टर 1 है। इसमें आपको हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिवाइज क्वेश्चन जो एग्जाम में 2026 में पूछा जाएगा उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो पहला चैप्टर में आपका संविधान के बारे में दिया है। आप लोगों को पता है कि संविधान के बारे में जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में इसमें जिक्र होगा, जो आपको 2026 के एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो है रिवाइज में, ये क्वेश्चन जो भी हम लाए हैं क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बैंक से बाहर है। जो आउटी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो कभी आप लोग को ये ना लगे कि क्वेश्चन आउटी आ गया है, एग्जाम से बाहर पूछ दिया है, इसके लिए उस एग्जाम के लिए हम इस क्वेश्चन को लाए आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि संविधान का जिक्र सबसे पहले किसने किया था। ये आपका क्वेश्चन बैंक के बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखें कि बहुत बार आउटी क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है, इसीलिए हमको लगा कि वीडियो बना देना चाहिए। तो पहली बार आपका जो आया है कि संविधान का जिक्र सबसे पहले किसने किया था, तो उसका आंसर होगा एम एन रॉय। ठीक है, कभी कभी ईस्वी पूछ देता है, तो हम आपके बगल में ये आंसर के बगल में ईस्वी भी लिखा हुआ है, तो 1934 में। तो पहला सवाल यही है कि संविधान का जिक्र सबसे पहले किसने किया था, तो नाम उसका अगर पूछा जाएगा तो एम एन रॉय। अगर पूछेगा कब किया गया था तो ईस्वी होगा 1934। आपका दूसरा सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो अगर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, लेकिन हम क्वेश्चन अच्छा लगा, ये हमको लगा वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए इसको उठा रिवाइज क्वेश्चन में भी डाल दिए हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाएगा तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, तो प्रथम पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946, और अगर पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम बैठक था संविधान सभा का लागू होने के पहले। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ। अंगीकृत पूछा जाए या तैयार, दोनों एक ही होता है, या इसलिए लिख दिए कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, और ब्रैकेट में आपका लिखा अंगीकृत। अगर सवाल में यह भी रहे कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तब भी जानना है कि कब बनकर तैयार हुआ, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो संविधान कब बनकर तैयार हुआ या तो अंगीकृत किया गया, तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अब देखो पांचों क्वेश्चन क्या है। सो पांचों क्वेश्चन आपका ये है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। अगर देखिए क्वेश्चन कहाँ पे थोड़ा उलटफेर कर सकता है। अगर पूछेगा क्या अंतर है कि संविधान के सभा में कुल पूछेगा कुल सदस्यों की संख्या कितना था, तो उसमें आंसर होगा आपका 389। ठीक है, कि यानी कि संविधान के निर्माण में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था। तो जब सिर्फ महिला का जिक्र किया जाएगा अगर कि संविधान के निर्माण में महिलाओं का कितने महिलाओं ने योगदान दिया था, तो उसका आंसर 15 होगा। और आप देख लीजिए 389 में से महिलाएं 15 थी। अगर पुरुषों के बारे में पूछाएगा तो आप लोग जानते हैं कि कुल मिला के 374 पुरुषों ने भाग लिया था। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में कुल सदस्यों पूछेगा 389, महिलाओं को पूछाएगा तो 15, और सिर्फ पुरुष पूछाएगा तो 374। अब देखो क्या सो संविधान के निर्माण किस योजना के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, कि संविधान के निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, ये भी सवाल पूछता है आउटी क्वेश्चन के रूप में, इसको भी बार बार पूछा गया है, जो आपके ये क्वेश्चन बैंक में नहीं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमको लगा कि जिक्र कर देते थोड़ा। तो संविधान के निर्माण किस योजना के तहत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन योजना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संविधान के कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, ये संविधान का कुंजी, तो ये भी बोलेगा कि संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको लगा कि थोड़ा इसकी चर्चा करना चाहिए। संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। पहले जिक्र कर दिए थे। अब 9 क्वेश्चन आपका क्या देखिए, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तब पूछेगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, यानी कि किस अनुच्छेद कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो सबको मालूम है कि संविधान के रचयिता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था। पहली बैठक का जिक्र कर दिए थे हम 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन अगर पूछेगा सवाल, अगर पूछ दे कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं कि ये नहीं पूछ सकता है, आउटी क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया नहीं है, ना ही आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इसीलिए हमको लगा इस क्वेश्चन को थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, यानी कि जो दूसरी बार बैठक हुआ था संविधान सभा कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को। पहला पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946, बस 2 दिन के बाद दूसरा ही वही हुआ था कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा पे हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी। हम ये पहले बता दिए थे कि संविधान सभा के निर्माण में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन पूछेगा कि संविधान सभा के पे हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी। अगर प्रथम महिला के बात का जिक्र किया जाएगा तो राजकुमारी अमृता कौर होगा आंसर। ठीक है, सिर्फ महिलाओं की संख्या पूछेगी कि संविधान सभा के निर्माण में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो
पीछे क्वेश्चन में जिक्र किए हैं तो 15, और पूछेगा कि अगर संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन आपका बुक में और क्वेश्चन बैंक दोनों में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई इसलिए इसका जिक्र कर लिए थोड़ा। वीवीआई क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में, ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में दर्शाया गया, तो भाग 3 में, या ऐसा पूछेगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है, तो भाग 3। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। 9 क्वेश्चन, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को। संविधान का जनक किसे कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में पूछेगा, प्रथम तो 9 दिसंबर 1946 होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था तो 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा पे हस्ताक्षर करने वाली पूछेगी प्रथम महिला कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर। 15 महिलाओं में से सबसे पहली महिला ही थी जो संविधान सभा की बैठक में सबसे पहले अपना हस्ताक्षर की थी बैठक के कारण। फिर है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है, तो भाग 3 में। कैसे हो, अगला क्वेश्चन कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन बहस हुआ था, तो ये आपका बुक में भी नहीं दिया हुआ है कि बहस के बारे में दिया और निर्माण के बारे में दिया हुआ है। तो पूछेगा कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन बहस हुआ, तो 114 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने सत्र हुए थे, यानी कितने सत्र बुलाया गया था, तो 165 दिन के सत्र बुलाए गए थे। मैंने कि जो सत्र चला था ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चला सो, मैंने बीच में छोड़ के कंटिन्यू नहीं, लेकिन कुल टोटल के सत्र को बुलाया गया था वो 165 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, ये आपका बुक में भी जिक्र किया गया है। ये आपका क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे इसको डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो हम बताए थे कि अंगीकृत आने की बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन अगर पूछेगा कि लागू कब हुआ था तो ये 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत अगर पूछेगा, क्वेश्चन 2 ठो यहाँ पे, अगर पूछेगा कि कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949, अब पूछेगा कब लागू किया गया है, मैंने पूर्व से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का जिक्र कितने अनुच्छेद में हुआ, यानी कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पे कितना नहीं कौन सा होगा, ठीक है, कि मौलिक अधिकार का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35। ये क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकार के बारे में इसमें बता रहे हैं, मौलिक अधिकार में कितने अधिकारों का जिक्र किया गया, तो कुल टोटल मौलिक अधिकार में 6 अधिकार है। ठीक है, आपको बताएंगे कि 6 अधिकार सीरियल बाय सीरियल, अधिकारों को भी बताएंगे कौन कौन सा अधिकार है, बाकी कौन सा अनुच्छेद में आता है उसको बताएं, ताकि आउटरी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो। तो अब फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि समानता का अधिकार, पहला अधिकारों में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14, अगर ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 में कौन सा अधिकार है, तो उसको उल्टा कर देना, समानता का अधिकार। अगर पूछेगा कि समानता का अधिकार का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में, तो आंसर अनुच्छेद 14 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 19 से 22। समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया। ठीक है, ये चाहिए पूछेगा कि 19 से 22 में कौन सा अधिकार का वर्णन किया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, इधर से पूछे इधर से, अगर पूछेगा अनुच्छेद के कौन सा अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 से 22 होगा, और अगर पूछेगा कि अनुच्छेद 19 से 22 में कौन सा अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, शिक्षा का अधिकार बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के का, ठीक है, ये स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर शिक्षा के अधिकार में पूछेगा कि कब जोड़ा गया था, तो इसे एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि अगर सवाल कर दे, ये सवाल सही है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद किसके का, और पूछेगा कब संशोधन किया गया था इसे, तो हम बता दे। देखिए शिक्षा का अधिकार को संशोधन किया करके कब जोड़ा गया था, देखिए अगर मान लीजिए कि सवाल और आवटी कर दे, तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद किसका ये, और अभी हम ये छूट गया था उसको हम जिक्र कर दिए यहाँ पे। अगर सवाल पूछ दे कि उसको कब संशोधन किया गया था, तो संशोधन क्या, देखिए 86वां संविधान संशोधन कब, 2002 में। ठीक है, फिर इसमें है नेक्स्ट आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में। चल देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उधर 23 क्वेश्चन का जिक्र कर चुके थे। अब अगला जो मौलिक अधिकार के बारे में उसमें यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 25 से 28। यही पूछेगा बस कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का सिर्फ अनुच्छेद के बारे में जिक्र करना है कि कौन सा अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 25 से 28। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 से 30। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार कब किस में है, तो अनुच्छेद 32 में।
एक चीज देखिए, संविधान उपचार का अधिकार इसमें अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई अत्याचार करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट जाना हो तो हम अनुच्छेद 226 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें बताना, अगर मान लीजिए कि संविधान उपचार का अधिकार के बारे में पूछ रहा है, जिसमें मौलिक अधिकार को इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार के बारे में मैंने लागू करवाने के बारे में दिया गया। ठीक है, कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने में अनुच्छेद 32 का ही मेन रोल है। तो अगर पूछेगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि किसी के साथ अगर गलत हो और अनुच्छेद 32 का प्रयोग ना सुप्रीम कोर्ट ना जाकर अगर हाई कोर्ट जाए तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 226 होगा वहां, कि हाई कोर्ट के लिए अगर हमको अगर जाना है, अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और अगर हम संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32, और अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो थोड़ा इसको नोट में कर लीजिएगा, अनुच्छेद 226 होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती है। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र कौन सा अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 7 में, ये 7वां अनुसूची में जिक्र किया गया। ठीक है, तो पहली बार हम केंद्र सूची के बारे में दिखाते हैं कि केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और अब बोल देगा कि ये कौन सा सूची में आता है, तो फिर उसमें से आपको छांटना है केंद्र में है कि समवर्ती में है कि राज्य सूची में। इसीलिए केंद्र सूची का हम पूरा जो उसके अंदर जो केंद्र सूची के अंदर जो विषय आता है उसके बारे में जिक्र कर दिए इसमें, कि केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय को जोड़ा गया है। तो देखिए आराम से देख लीजिएगा पहले कौन कौन है। रक्षा, आने की देश की रक्षा बारे में केंद्र सूची, बैंकिंग के बारे में मामला हो तो केंद्र के अंतर्गत आता है, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, संचार, जनगणना, विदेशी मामला आदि, ये सब जितने भी हैं ये केंद्र सूची में आएंगे। ठीक है, पूछे सूचियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 सूची होगा। केंद्र सूची के बारे में बताएं। अब देखिए नेक्स्ट है राज्य सूची। ठीक है, अगला मेरा राज्य सूची है कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है उसके बारे में जिक्र करें। तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि, ये सब जितने हैं वो राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, आपका है समवर्ती सूची, यानी कि ये समवर्ती सूची आप थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा विषय जो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में आता है, दोनों के, यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों के में समवर्ती सूची के लिए आता है कि ये दोनों के लोग लागू कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी इसे लागू कर सकती है और राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है, इसलिए ये समवर्ती सूची इसका नाम पड़ा। देखिए, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, गोद लेना, बिजली, अपराधी मामला आदि, ये सब समवर्ती सूची में। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर सवाल पूछ दे कि अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार, राज्य सूची और केंद्र सूची यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच अगर दोनों बीच टकराव हो जाए तो समवर्ती सूची में जो नियम बनाएगा वो किसका मायने होगा, तो उसमें केंद्र सरकार का मायने होगा। और एक लास्ट नोट में जो हम टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। तो मान लीजिए 3 सूची बताए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर मान लो तीनों सूची में से अगर कोई ऐसा विषय जो तीनों सूची में से किसी सूची में ना हो तो उसको जो अलग विषय में रखा जाता है उसी को बोला था अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां उसे बोलते हैं आने की जो ना केंद्र सूची के अंतर्गत हो, ना राज्य, ना समवर्ती सूची, उसे हम अवशिष्ट शक्तियां बोलेंगे। कि आने की ऐसी विषय जो तीनों सूचियों में से किसी के अंतर्गत ना हो, उस मैंने तीनों से अलग हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवशिष्ट शक्तियां। बस, थैंक यू। और अगर इतना क्वेश्चन के लिखने के बाद अगर बढ़िया लगे आप लोग तो थोड़ा कॉमेंट में सपोर्ट कीजिएगा। ये हमारा पहला क्लास है, 8 क्लास के लिए हम पहला वीडियो बना रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, और अगर और भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन डाल दीजिएगा ताकि उसको अच्छा से बता सकें। हमारा एक ही मकसद है कि आपका एग्जाम खराब ना हो, रिजल्ट बढ़िया हो, इसीलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं।